गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है हमारा चैप्टर अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसके कुछ एमसीक्यू हैं जो मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो है आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। देखिए, इस क्वेश्चन से ही एक जो है क्वेश्चन और बन रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? लगभग 2300 साल पहले, ठीक है। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? मतलब जो मौर्य साम्राज्य है जिसकी स्थापना 2300 साल पहले हुई थी, उसके संस्थापक कौन है, इसके बारे में बताना है। बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य। तो नाम से ही भी हमें पता चल रहा है कि जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई, और किसके द्वारा हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखित में से क्या है? जो कौटिल्य ने लिखी है उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, मालकी विकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए नाम भी कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए, जो कौटिल्य द्वारा जो पुस्तक है वो कौन सी है? जो हमारी अर्थशास्त्र है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र है जो है वो कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। मौर्य वंश में जो है 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इन राजाओं का सही जो है वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब पहले कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट है चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार। बी है अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त। सी है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक। डी है चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। तो आप लोगों को बताना है, एक सही क्रम बताना है। तो जो चंद्रगुप्त पहले क्या आया था? चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार और फिर अशोक। तो जो हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो जो मौर्य साम्राज्य है उसकी राजधानी के बारे में बताना है। पहला है पाटलिपुत्र, बी है उज्जैन, सी है तक्षशिला, डी है सांची। तो जो ऑप्शन ए है हमारा पाटलिपुत्र, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अनेक स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? कंधार, ब्रह्मगिरी, जोगढ़, गिरनार, लुम्बिनी। तो नीचे के कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 5, केवल 1, 3 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये सभी। तो जो ऑप्शन डी है हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है, कंधार भी है, ब्रह्मगिरी भी है, जोगढ़ भी है, गिरनार भी है और लुम्बिनी भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 है। कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कर और नजराने के बारे में बताना है। कर जो है अनियमित ढंग से एकत्रित किए जाते थे। नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। उपयुक्त कथनों में सही बताना है आपको। केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, नहीं 1 नहीं 2। तो देखिए एक बार पढ़ लेंगे। जिन बच्चों ने जो है थ्योरी क्लासेस करी थी और जो नोट्स के जरिए रिवीजन हमारी चली हुई है, अगर वो क्लासेस देखी होंगी तो आप लोग अच्छे से जो है आंसर कर पाएंगे। जो कर है वो अनियमित ढंग से नहीं, कर नियमित ढंग से लिया जाता था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और जो नजराना है वो लोग अपनी इच्छा से देते थे और अनियमित रूप से होता था ये, ठीक है। तो जो दोनों हैं वो उसके अपोजिट दे रखे हैं, ठीक है। तो जो दोनों हैं वो हमारे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो कर है वो तो नियमित ढंग से होता था और जो नजराना था वो अनियमित रूप से लिया जाता था, ठीक है। तो ये उल्टे दे दिए ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 7 है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकुमार को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल, गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। जो राजकुमार हैं उनको, ठीक है। जहाँ पर सम्राट को सीधा शासन था वहाँ राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे।
जो मतलब राजा ने जो अधिकारी नियुक्त किए थे वो वहाँ से कर वसूलते थे। तो जो दोनों ऑप्शन है वो हमारे सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 क्वेश्चन है हमारा, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य के बारे में बताना है, मौर्य प्रशासन के बारे में बताना है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। बी है। सेकंड है, देखिए, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। थर्ड है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे। ठीक है, नजराना मतलब क्या होता है? भेंट, अपनी इच्छा अनुसार उनको कोई गिफ्ट देना। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक, सॉरी, एक दो तीन। तो इसमें से आपको बताना है, एक बार दोबारा देख लेंगे। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर जो है तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। बी देखेंगे, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। ये भी ठीक है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे। ये भी ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे तीनों ही जो ऑप्शन है वो सही हैं। 9th क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त के दरबार में निम्नलिखित एशिया के यूनानी राजा सेलेक्युस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम बताइए। मतलब जो सेल्यूकस निकेटर है उनके राजदूत का नाम बताना है। फर्स्ट है मेगस्थनीज, डिमेकस या डाइमेकस, थर्ड है फायान, थर्ड है हेवेंसवांग। तो जो हमारा ऑप्शन ए है मेगस्थनीज, वो कौन थे? जो सेल्यूकस निकेटर हैं उसके राजदूत थे। ठीक है, मेगस्थनीज। नेक्स्ट देखेंगे, 10th क्वेश्चन है हमारा, मेगस्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। बी है, उनके अंगरक्षक जो हैं वो सोने व चांदी से सजे हथियार पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों के मतलब साथ में लेकर चलते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। क्यों घिरे होते थे? क्योंकि उनको डर था कि कोई उस पर हमला ना कर दे। ठीक है, तो ये हमने थ्योरी क्लासेस में पढ़ा था बहुत अच्छे से। तो एक बार दोबारा देखेंगे, सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। ये ठीक है। उनके अंगरक्षक जो है सोने चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक जो है पेड़ भी साथ में लेके चलते थे। ये भी ठीक है, और ये तो ठीक ही है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। क्यों घिरे होते थे? क्योंकि उनको डर रहता था कि कोई उन पर आक्रमण ना कर दे। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11th देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, उज्जैन जो है उत्तर पश्चिम की तरफ से आवागमन के मार्ग में था। तो इसमें देख लेंगे उज्जैन कैसे आता है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो बताइए इसमें से केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक दो तीन। तो आप लोगों को बताना है। तो उज्जैन तो यहाँ पे पड़ेगा। तो उज्जैन उत्तर से दक्षिण के रास्ते में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? उज्जैन कहाँ पड़ता है? उत्तर से दक्षिण के रास्ते में। और इन्होंने क्या बोल रखा है? उत्तर से पश्चिम। तो ऐसा नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में मिलते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन हमारा बी है, आई थिंक ये सही है। चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनके विचार अर्थशास्त्र में मिलते हैं, लेकिन इसमें शायद ऑप्शन दे नहीं रखा है 2 और 3 का। आई थिंक इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इसको एक बार देख लेंगे जाके। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो बी है केवल 2, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 का कहीं भी जो है कॉम्बिनेशन नहीं दिखा रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
12th है हमारा, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के बारे में बताना है। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो ये तो ठीक है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिलते हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ब्राह्मी लिपि में जो है अशोक के ज़्यादातर जो है अभिलेख मिले हैं। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 3 जो है वो हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 13 है, कलिंग युद्ध में जन हानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने के लिए दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में निम्नलिखित विचार निम्नलिखित हैं। अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी जो है युद्ध न करें, इसके बदले वह धम्म की जो है अभिवृद्धि में योगदान करें। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में आप लोगों को बताना है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 नहीं 2। तो जो अशोक थे, जब कलिंग युद्ध हुआ तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, किसी के पिता मर रहे हैं, किसी का बेटा मर रहा है, सब रो रहे हैं साथ में बैठ के। तो उनका अंदर से हृदय जो है प्रफुल्लित हो उठा। मतलब प्रफुल्लित मतलब अंदर से निराश हो गए वो कि मेरी वजह से इतने सारे लोग दुखी हो रहे हैं। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो अब कभी भी जो है युद्ध नहीं करेंगे, और जो उनकी आने वाली पीढ़ी है उनको भी उन्होंने बोला कि वो आगे जो है युद्ध ना करे, ना करने की उन्होंने उनको बात बोली। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ये हमारे ऑप्शन एक बार दोबारा देखेंगे। अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का जो है दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मतलब लोगों की बातें मानना, उनका जो है अच्छा काम करना, उससे अच्छा तो कुछ काम है ही नहीं। ठीक है, वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे पोते भी युद्ध नहीं करें, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 14th, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? जो अधिकारी उन्होंने नियुक्त किए थे अधिकारी, उनको किस नाम से जाना जाता था? धर्माधिकारी, धम्म गुरु, धम्म महामात या धम्म अमात्य? तो आप लोगों को बताना है। तो जो धम्म महामात है उनको जो है नियुक्त किया गया था, मतलब जिनको नियुक्त किया गया था उनको क्या बोला जाता था? धम्म महामात, उनको नाम दिया गया था। ठीक है, देखिए जिन बच्चों ने थ्योरी क्लासेस की होंगी अच्छे से, उनको बहुत अच्छे से एकदम देखते ही वो आंसर कर देते होंगे। तो जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है, जाके प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है क्लासेस वाइज, ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज भी, तो आप जाके देख सकते हैं। हमारी 6th, 7th, 8th की जो NCERT की बुक है, SST वाला पोर्शन, वो कंप्लीट हो चुका है, और हमारी हिंदी ग्रामर की भी क्लासेस चली हुई है। अभी बीच में तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी मेरी। ठीक है, अभी और टेस्ट बाकी हैं, अभी करवाने हैं डॉक्टर्स से, तो बीच में मैं नहीं ले पाई, उसके लिए क्षमा चाहूँगी, लेकिन अभी टाइम है, हम अच्छे से अपनी तैयारी कर लेंगे। चलिए 15th क्वेश्चन है, धम्म के प्रचार के लिए धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। बी है, उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को जो है पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। मतलब राजा ने आदेश दिया कि जो लिखे गए हैं अभिलेख उनको लोगों को पढ़ के सुनाएं, ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी चीज़ें बातें समझ में आ जाएं। थर्ड है, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी जो है दूत भेजे। तो जो तीनों बातें हैं वो हमारी सही हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों जो है ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16th है, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई थी? मतलब जितनी भी लिपियाँ हैं वो कौन सी लिपि से उत्पन्न हुई थी? तो जो ब्राह्मी लिपि है उस लिपि से सारी जो लिपियाँ हैं वो उत्पन्न हुई थी।
तो हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ये चीज़ मैंने उसमें जो हमारी शॉर्ट वीडियो चली हुई है उसमें भी मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। और जो हिंदी ग्रामर चली हुई है उसमें भी बताया था। तो जो हमारी हिंदी की लिपि है वो देवनागरी है। और सभी लिपियाँ कहाँ से निकली हैं? ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। 17 देखेंगे, अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी भी काम के नहीं हैं। अपने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियाँ बताई। ये रीतियाँ हैं अपने दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों का दान देना। तो दोनों हमारी बातें सही हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 18th है, दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेरू का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? जो दक्षिण भारत है उसको अरिकामेरू का रोमन नाम क्या है? पोडुका, बेरीगाजा, मसूलीपत्तनम, मुजीरिन। तो जो पोडुका है वो अरिकामेरू का रोमन नाम है, ठीक है। कौन सा है? पोडुका। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेश आक्रमणियों का सही क्रम है? लास्ट है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणियों का सही क्रम है? मतलब भारत में जो सही क्रम से पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो ऑप्शन देखेंगे हम, हिंद, यवन, कुषाण, शक, हिंद, पार्सियन। बी है कुषाण, हिंद, पार्सियन, शक, हिंद, यवन। थर्ड है हमारा हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्सियन या कुषाण। हिंद, यवन, हिंद, पार्सियन, शक, कुषाण। तो इसको देख लेंगे। जो हमारा ऑप्शन सी है, पहले हिंद आए, हिंद यवन आए, फिर शक आए, फिर हिंद पार्सियन आए और फिर कुषाण आए। तो जो ऑप्शन हमारा सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। छोटी है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। सीटेट के लिए तो है ही है, सीटेट है, एचटेट है हमारा, अभी केवीएस आएगा, केवीएस है, डी ट्रिपल भी है, ठीक है, एनवीएस है। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी तक भी ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।